नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लगातार देख रहे हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, और जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके चैनलों से भी, कि जो पीईबी है उसका जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में तरह तरह की न्यूज़ आ रही हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर पूरा ही पेपर कैंसिल होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं उसी शिफ्ट का पेपर कैंसिल होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। और माननीय गृह मंत्री जी, उनका भी वक्तव्य आ चुका है कि ये जो पेपर लीक बताया जा रहा है उसमें इसे कूट तरीके से लिखा गया है, मतलब कोडिंग करके लिखा गया है, ये रियल पेपर नहीं है। हालांकि फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी अगर यह सही पाया जाता है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए। अब मेरे पास जितना दिमाग है उसके हिसाब से मैं आपको छोटे से सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर पीईबी को पसंद आए उनको, और सरकार को पसंद आए तो सरकार को, अगर मैं सही हूं तो जैसे पहला तो यही कि जैसा उत्तर प्रदेश में होता है, ऑफलाइन परीक्षा में क्या होता है कि पेपर तो आपको साथ में मिलता ही है, पेपर के साथ साथ जो आंसर शीट है उसकी भी कार्बन कॉपी आपको मिल जाती है। एक तरीका ये भी अच्छा है, आपको तुरंत पता है कि भाई आप क्या सही करके आए हैं, क्या गलत करके आए हैं, और पेपर में मैंने क्या लगाया है। क्योंकि जब हम ये ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो जैसे मैंने बार बार बताया कि मेरे 116 अंक है, लेकिन अगर मान लो मुझे प्रूफ करना हो कि मैंने ये लगाया और ये नहीं लगाया, तो भाई उसे तो सिद्ध करने के लिए तो मैं पूरी तरह से जो सिस्टम है, सिस्टम अर्थात जो ठेका लेने वाली कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड हूँ या फिर सरकार के ऊपर डिपेंड हूँ। मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि मैं प्रूफ कर सकूँ कि नहीं मैंने इसका ऑप्शन ए लगाया था या बी लगाया था या सी लगाया था या डी लगाया था। तो नो डाउट ये जो ऑनलाइन परीक्षा है ये यह सोच के लाई गई है कि इसमें पारदर्शिता रहेगी, लेकिन क्या पीईबी के पास इसका कोई आंसर है? क्या सरकार के पास इसका कोई आंसर है कि मैं क्या उत्तर लगा के आया हूँ टिक, मैंने जो लगाया क्या वही इसका आंसर होगा? जैसे ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन में अब आपने जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट जैसे देना शुरू कर दिया है तो कम से कम प्रूफ तो है, मतदाताओं में एक भरोसा तो जागा है कि भाई मैंने अगर बीजेपी को वोट दिया है तो बीजेपी का हमारे पास रिसिप्ट है, कांग्रेस को दिया है तो कांग्रेस की रिसिप्ट है, बीएसपी को दिया है तो बीएसपी की है, हाँ, और एसपी को दिया है तो एसपी की है। जिसको भी हमने वोट दिया उसकी रिसीप्ट हमें मिल रही है। तो अब लोगों में ईवीएम के प्रति भरोसा जागा। तो मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है कि बताएं कि क्या कोई सॉल्यूशन है कि मैंने फला प्रश्न का फला ऑप्शन लगाया था, ये मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? मैं कैसे प्रूफ करूँगा? आपने जो दे दिया कि भाई आपका जो टीएसी कोड है उसके अकॉर्डिंग आपका ये आ रहा है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन भाई मैं तो अपनी तरफ से निश्चिंत नहीं हूँ कि वास्तव में यही था या नहीं। ये तो आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से आ रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको निकालना चाहिए। और मेरे इस छोटे से दिमाग में एक और आया था कि हम एज ए स्टूडेंट, एज ए जागरूक नागरिक हम क्या कर सकते हैं। ये मतलब मेरी तरफ से मेरा खुद का विचार है, हो सकता है कि मैं सही भी हूँ गलत भी हूँ। जैसे पहले क्या होता था, जो नंबर्स स्क्रीन पर दिखते थे वो जल्दी ही गायब हो जाते थे, लेकिन अब वो नंबर्स जब तक दिखते रहते हैं जब तक कि सेंटर इंचार्ज का भी जो पर्सन होता है वो आके कोई कोड वगैरह ना डाले, वो नंबर दिखते रहते हैं। जैसे मैं अपने केस में बोलूँ, जैसे मुझे लगा कि यार मेरे एक नंबर जो 116 आए हैं वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएंगे, क्योंकि मैं 140 प्लस और 144 का लक्ष्य लेके गया था, लेकिन 116 आए तो मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी दुखी था। लेकिन उसने में भीड़ इकट्ठी हो गई, 116 116 116, क्योंकि पूरे के पूरे हॉल में लगभग एक भी व्यक्ति मुझे पास नहीं दिखा। जो SC ST OBC वाले थे तो उनके 75 नहीं थे, और जनरल वाले थे तो उनके 90 नहीं थे। मेरे पीछे ही एक बहन बैठी थी, उनके 86 मार्क्स थे। और जब मैं बातें कर रहा था तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब प्यार से ही गुस्सा होते हुए बोला, बोले सर आप बात मत कीजिए, आपके तो 116 आए तो आप खुश हैं, हम लोग तो फेल हो गए, हम बहुत दुखी हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप परेशान ना हो और पढ़ाई अपनी निरंतर करते रहें, और जो NCERT की किताबें हैं उन्हें आप ऐसे ना पढ़ें कि हमें
बच्चों को पढ़ाना है, इनको ऐसे पढ़ाएं कि इस किताब में से कोई व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे शब्द हो, चाहे कोई साइन हो, ठीक है। तो आपको अगर वो सब आता है तो आप यकीन मानिए कि अगर आप एनसीईआरटी किताबों को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे अभी जो वर्ग 2 आने वाली है, तो वर्ग 2 वाले लोग जो भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 3 तो हो चुका है, हो सकता है दोबारा पेपर हो सकता है नहीं भी हो सकता है 25 तारीख की शिफ्ट का हो, और हो सकता है कि ना हो, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो वो लोग अच्छी तरह से किताबों को पढ़ें, एनसीईआरटी को, और ऐसे पढ़ें कि कुछ भी उनसे छूटे ना। फिर आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक चैप्टर की बात नहीं कर रहे, मैं तो कह रहा हूँ एक चैप्टर को गोली मारिए। अगर एक वर्ड भी उसमें ऐसा है जो आपको नहीं आता तो वो आपको आना चाहिए। कोई साइन है उसमें बना हुआ है किताब में, वो आपको नहीं पता, उसके बारे में पता कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका चयन, जैसे मेरे 116 अंक है, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिर्फ एक दिन पढ़ा था। अंक आने का मेरा सिर्फ इतना सा रीज़न है कि मैं दिन भर बच्चों को पढ़ाता हूँ, और नर्सरी से लेके वो जिसको बोलते हैं ना LKG to PG, तो ऐसा ही अपना है कि अपन भी LKG से लेके PG तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। भला ही मेरा MSc बॉटनी है और MA इंग्लिश, और मैंने खुद ने 3 बार सीटेट क्वालिफाई किया है और 3 बार ही MP टेट। अगर मान लो वर्ग 1, 2, 3 को मिला दें तो वर्ग 2, वर्ग 3 2 बार, वर्ग 2 2 बार, और वर्ग 1 1 बार, तो 7 बार MP टेट भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। और जो लेवल इंस्पेक्टर है उसमें भी मेरे 130 नंबर थे, लगा था कि हो जाएगा, नहीं हो पाया। पटवारी में 76 थे, पहले शायद 78 थे, फिर 76 हो गए थे, उम्मीद थी इसमें हो जाएगा, उसमें भी नहीं हुआ। तो हताश तो हुआ हूँ, दुख भी हुआ, लेकिन मैंने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी कहते थे कि फेल, FAIL, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो ठीक है भाई, इट इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग, और मैं सीख रहा हूँ। तो मैं जो अपनी तरफ से सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, हम जो पेपर देने वाले बच्चे हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि सबको पता है कि किसके कितने नंबर आए हैं। आप थोड़ा सा जागरूक रहे हैं सेंटर पर कि भाई, जैसे आपको पता है कि मेरे 116 आए हैं, हो सकता है कि किसी के 120 आए हों, किसी के 130 आए हैं। तो आपने जो उस हॉल के जो 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को उनसे आप क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, बुरा तो लगेगा कि फेल हो गए हम, लेकिन मैं तो अपनी तसल्ली के लिए कि यार ये इसने फ्रॉड तो नहीं किया। उसका तरीका यह हो सकता है, फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो आप उनसे पूछें, जो भी टॉपर्स हैं, 3 टॉपर्स हैं, 4 टॉपर्स हैं, जिनको आप लोग को लगता है यार कि ये नंबर कैसे आए, तो उनसे जो हमारा आधा घंटे एग्जिट वाला वेरिफिकेशन होता है, उनमें हम उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई इसका आंसर दो। तो अगर कोई भी बंदा सही होगा, जिसने ईमानदारी से अंक लाए होंगे, तो पक्की बात है वो आंसर बड़ी सहजता से देगा। और अगर कोई बच्चा फ्रॉड होगा तो पक्की बात है वो शक पकाई जाएगा प्रश्नों को सुनकर। तब आप अपना ऑब्जेक्शन वहाँ भी लगा सकते हो। मुझे लगता है कि भाई, जैसे एक सेंटर पर अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो ऐसे में उन छात्रों का किसी इंस्टीट्यूट विशेष से या किसी बच्चा विशेष से कोई आपसी दुश्मनी तो होगी नहीं। तो एक तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। दूसरा, जैसे अगर सरकार को पता चलता है कि इस कॉलेज में ऐसा हुआ है, तो वो पूरे के पूरे कॉलेज को ही आप रात-सात कर लें, उसको जब्त ही कर लें। फिर भला ही उसमें गरीब लोगों को रहने के लिए उसको दे दें। पूरा का पूरा कॉलेज ही जब्त करो आप तो। और अगर जो व्यक्ति दोषी पाएगा, कोई व्यक्ति विशेष है, तो उससे शुरू से लेकर आज तक की उसकी जितनी इनकम है, उसके रिलेटिव्स की, रिलेटिव मतलब खासकर अगर लेडीज़ है तो उसका पति भी होगा, जेंट्स है तो उसकी पत्नी भी होगी। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई आदमी बेईमान पाया जाता है, तो उसके और उसके परिवार की, जो मतलब जो बिल्कुल घनिष्ठ संबंध वाले हैं, उनकी सारी की सारी जब संपत्ति को जब्त किया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। इनको लगता है कोई बात नहीं, मेरे पास तो जो कमाई थी वो मैंने अपने बीवी के नाम करके रखी है, बच्चों के नाम मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ना बीवी की, अगर बीवी करती है तो पति की भी संपत्ति को जब्त किया जाए। और अगर उनके बड़े बच्चे हैं, उनके नाम पर भी कोई प्लॉट, फ्लैट, दुकान, मकान है, तो वो भी जब्त किए जाएँ। और अगर ये कार्रवाई एक बार शुरू हुई तो यकीन मानिए कि किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी की औकात नहीं होगी भविष्य में जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके साथ कोई ऐसा दगा करे, ऐसा भ्रष्टाचार करने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा।
और सरकार से मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो भी दोषी हो, वो कितना भी पहुंच वाला क्यों ना हो, कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, आप उसे सज़ा ज़रूर दें। क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि आपका जो वोटर्स है, वो वोटर्स सिर्फ वो गिने चुने चंद अमीर लोग नहीं हैं। आपके वोटर्स अमीर लोग ही हैं, अमीर लोग नहीं हैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। आपके जो मेन वोटर्स हैं, मेन कार्यकर्ता हैं, वो गरीब लोग ही हैं, जिनका परसेंटेज 90 से लेके 95% है। तो आप वो 2 से लेके 5% के चक्कर में अपने 95% गरीब वोट को ठोकर ना मारें। क्योंकि आप ये बार बार देख चुके हैं कि अगर जो भी गरीबों के हित में काम करेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गरीबों को मक्कार बनाओ फ्री का, मुफ्त में खिला खिला के, लेकिन आप उन गरीबों के वोट का भी ध्यान रखें जिनके बच्चे पेपर दे रहे हैं। और मैंने अपनी तरफ से सुझाव दिया, हो सकता है इसमें सही हो सकता है ये गलत हो। आपको जो भी लगे कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें छोटा सा और मैं मैसेज दे दूं, आप सभी को दिल से धन्यवाद। क्योंकि मुझे शुरू के 100 सब्सक्राइबर बनाने में 2 महीने लगे, लेकिन अगले 100 सब्सक्राइबर बनाने में मुझे 10 दिन लगे, और 100 से 200 में आने में मुझे सिर्फ 10 दिन। और उम्मीद है कि मेरे 200 से लेकर 300 सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि हो सकता है कि आप लोग मेरे 300 सब्सक्राइबर आज ही करवा दें, और आज ही वो तीसरा दिन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग खुश रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।